हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझते हैं फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया। तो फिनोल का विरेचन क्या होता है वो हम लेक्चर नंबर 5 में देख चुके हैं। अब हम समझते हैं लेक्चर नंबर 6 में फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया। जो हमने फिनोल बनाया है इसको हम लोग किसी अन्य के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और हमको अलग अलग उत्पाद मिलते हैं। तो ये कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया हैं जिसको हम पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से वीडियो को एंड तक। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे फिनोल की रासायनिक अभिक्रिया। तो फिनोल को आपको पता होगा फिनोल क्या होता है। तो फिनोल का मतलब होता है बेंजीन होता है आपका सिंपल सा। इस बेंजीन के ऊपर यदि OH समूह जुड़ा होता है इसको बोला जाता है फिनोल। यदि इसका सामान्य सूत्र देखा जाए तो हो जाएगा ArOH। AR का मतलब होता है एरिन मतलब बेंजीन या एरोमेटिक, और OH मतलब अल्कोहल समूह। तो ये होता है आपका प्यारा सा फिनोल। अब सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं में हम लोग अभिक्रिया पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है इसको ध्यान से समझना दोस्तों। इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसका कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाले, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले समूह। तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से जो स्नेह करने वाले होते हैं, नेगेटिव से जो प्यार करने वाले होते हैं वो कौन होते हैं? प्लस। कैसे होते हैं? खुद कैसे होते हैं समूह? प्लस। तो हम लिख सकते हैं इसको खुद प्लस होते हैं। अलग अलग प्रकार के जितने भी प्लस होंगे वो सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। दोस्तों, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि यदि पहले से कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह जुड़ा होता है उस इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह को प्रतिस्थापित करके हम अन्य इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है प्रतिस्थापन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिनोल होता है। इस फिनोल में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापित समूह अगर आता है तो वो कहाँ पर जुड़ता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हमको स्थान तो होना चाहिए ना, फिनोल के अंदर ऐसा स्थान तो होना चाहिए जिसके बारे में हमको पता है कि यहाँ पर अगर कोई भी आक्रमणकारी यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा वो आक्रमण करेगा तो वो उसका आसान होगा जुड़ना। तो इस स्थान की हम खोज करते हैं। हालांकि तो समझिए बात को ध्यान से दोस्तों, जो आपका फिनोल होता है इस फिनोल के अंदर एक चीज होती है जो कि होता है +M प्रभाव, जिसको हम कहते हैं अनुनाद प्रभाव। दोस्तों, हालांकि आप इसको सिंपल भाषा में कहो तो अनुनाद ही बोल सकते हो। अनुनाद प्रभाव +M प्रभाव। +M प्रभाव का मतलब होता है दोस्तों धनात्मक मेसोमेरी प्रभाव। इसी का ही दूसरा नाम है अनुनाद प्रभाव। +R प्रभाव जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, +R प्रभाव क्या होता है समझिए ध्यान से। आपका जो फिनोल होता है दोस्तों, इस फिनोल में बेंजीन के ऊपर एक समूह है, आप लोगों को पता है कौन सा समूह है? OH समूह है। इस OH समूह में जो ऑक्सीजन होता है इसके पास में इलेक्ट्रॉन होते 1 2 3 4 ऐसे। ये होता है समूह, ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित समूह होता है जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, देने का काम करता है। तो दोस्तों, जब ये इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अनुनाद करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो इस कार्बन के 5 बंध हो जाएंगे, तो ये आगे वाला बंध के इलेक्ट्रॉन होंगे वो आगे शिफ्ट कर देगा। ये चीज़ आपको मैंने बहुत सारे बताई गई है वीडियो में। ठीक है, इसके अंदर भी बता देते हैं। इसको वापस बनाता हूँ, एक बार मैं पूरे स्ट्रक्चर बना देता हूँ, इसके बाद समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, समझते जाइए। मैंने हालांकि सभी स्ट्रक्चर बना दिए, अब इसमें चेंज होगा। ठीक है, अभी समझना ध्यान से दोस्तों। ये जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे पाई इलेक्ट्रॉन, ये आगे शिफ्ट हो रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऑक्सीजन था, उस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए। बात को समझना ध्यान से। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए दोस्तों,
तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। और 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे क्योंकि टोटल कितने थे? 4 थे। और दोस्तों प्लस चार्ज के साथ साथ में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। बाकी इस बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे इधर, तो ये बंध आपका गायब हो जाएगा। आ रही बात समझ में? कभी कभी इसको माइनस भी लिखा जाता है, तो माइनस इलेक्ट्रॉन एक ही बात है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बंध बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर बंध बनाने की कोशिश करेंगे, इस कार्बन होता है इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा और ये बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको आगे शिफ्ट कर देगा यहाँ पर, ठीक है, ऐसा होता है। अब देखते जाइए, ऊपर वाला सेम वही रहेगा अब तो सब में। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए तो यहाँ पर नए बंध का निर्माण हो गया और ये बंध के इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ गए? यहाँ पर। ठीक बात है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पर बंध बनाने की कोशिश करेंगे, तो इस कार्बन का बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो ये बंध होता है इसको आगे शिफ्ट कर देगा कार्बन, ठीक है। अब ये बंध आपका पहले से बंधा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बंध बनाएंगे तो यहाँ पर बंध बन जाएगा आपका, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए तो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। बाकी ऊपर वाला वही है, चेंज नहीं होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड है O प्लस H, ठीक है। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन वापस से आपके बंध बनाना चाहेंगे यहाँ पर, तो इस कार्बन का बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो ये वापस से क्या कर देगा, जो भी बंध बनाया था डबल बॉन्ड इसको वापस शिफ्ट कर देगा ऊपर, ठीक है। आ रही बात समझ में? इसके ऊपर 2 थे इलेक्ट्रॉन। अब ये बंध यहाँ पर है पहले से, ये बंध है पहले से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बंध बना देंगे नया, ऐसे कंप्लीट हो गया बेंजीन। ये आपका बंध होता ऊपर चला गया, तो वापस से ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 2 3 4 और H। तो देखो ध्यान से दोस्तों, पहले वाली स्थिति और आखिरी वाली स्थिति में केवल फर्क है बंध की स्थिति, बाकी यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता है। और यहाँ पर ये है फिनोल की अनुनादी संरचनाएं, ये सारी कहलाती है दोस्तों फिनोल की अनुनादी संरचनाएं। दोस्तों अब इम्पोर्टेंट और आखिरी बात यह है कि इन सारी अनुनादी संरचनाओं का मैं बनाता अनुनाद संकर संरचना, जो कि हालांकि यहाँ पर आती पीछे, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, समझना ध्यान से। दोस्तों अनुनादी संकर संरचना बनाने के लिए आपको सारी अनुनादी संकर संरचना है उन सारी अनुनादी संकर संरचना को ध्यान से देख करके समझना होगा। देखिए ध्यान से, OH होता है, इसमें OH को हम लिख देते हैं पहले से यहाँ पर। अब इस OH में इधर कोई आवेश नहीं है, इधर प्लस चार्ज है, इधर प्लस चार्ज है, इधर प्लस चार्ज है, इधर प्लस चार्ज नहीं है। तो कभी के बार प्लस चार्ज आता है और कभी के बार प्लस चार्ज नहीं आता है। तो इसके लिए हम दोस्तों लिखते हैं पार्श्व प्लस चिन्ह। क्या लिखते हैं? पार्श्व धनात्मक चिन्ह। पार्श्व मतलब आधा, मतलब कह सकते कम ना, कभी कभी आता है। तो पार्श्व धनात्मक चिन्ह आता है ऑक्सीजन के ऊपर। अब बंध की बात करते हैं, या पहले हम चिन्ह की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, यहाँ पर है आपका नेगेटिव बोलो या इलेक्ट्रॉन बोलो, एक ही बात है। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा पार्श्व नेगेटिव चार्ज। फिर इस स्थिति पर है कभी और कभी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए भी आ जाएगा आपका पार्श्व नेगेटिव। फिर आगे देखो,
यहाँ पर है माइनस या इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो इधर है, तो कभी कभार आता है, तो उसके लिए जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। अब बंद की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल है, यहाँ पर डबल है, यहाँ पर डबल है, यहाँ पर सिंगल है। तो जो OH होता है इसमें जो बंद होता है वो कभी के बार रहता है, कभी के बार नहीं रहता, तो उसको हम डैश डैश से दर्शा देते हैं ऐसे। ये डैश डैश बना हुआ है, हालांकि आपके अंदर दिखाई देगा ये डैश डैश, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पार्श्व द्विबंध। इसको क्या बोलते हैं? पार्श्व द्विबंध। दोस्तों अब अंदर बंद की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तीनों बंद है, मतलब ऐसे, यहाँ पर बंद गायब हो गया, वापस बंद बन गया, यहाँ पर गायब हो गया, यहाँ पर वापस बंद बन गया, यहाँ पर गायब हो गया, वापस बंद बन गए। तो इस प्रकार से कंडीशन को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, डैश 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 ऐसे। ठीक है, ये कहलाती है अनुनादी संकर संरचना। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। यदि कोई भी चीज़ है, जैसे आपका फिनॉल है, ठीक है, इस फिनॉल में अगर समूह यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो जहाँ से समूह जुड़ा होता है इस समूह के पास वाली स्थिति कहलाती है दोस्तों ऑर्थो स्थिति। इसके पास वाली स्थिति कहलाती है ऑर्थो स्थिति। ऑर्थो स्थिति के पास वाली जो स्थिति होती है उसको कहते हैं मेटा स्थिति, और ऑर्थो के पास वाली स्थिति होती है इसको कहते हैं मेटा स्थिति। मेटा के पास वाली स्थिति, मेटा के पास वाली स्थिति को कहते हैं पैरा स्थिति। तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, माइनस चिन्ह कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर कौन सी स्थिति है? ऑर्थो स्थिति। यहाँ पर है कौन सी स्थिति है? ऑर्थो स्थिति। ठीक है, ऑर्थो स्थिति। एक नीचे आ रहा है, नीचे कौन सी स्थिति है? पैरा स्थिति। तो हम यहाँ पर एक नोट बात लिख सकते हैं कि नोट बात ये है दोस्तों कि ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है, वो भी किसमें? फिनॉल के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ पर ज़्यादा है? तो इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है एक तो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर। अब आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह आएगा प्लस वाला, तो वो कहाँ जाना पसंद करेगा? तो वो ऑब्वियसली बात है, कहाँ जाना पसंद करेगा? या तो ऑर्थो स्थिति पर या फिर पैरा स्थिति पर। आ रही है बात समझ में? तो मैं इस बात को लिखता हूँ, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, तो जो अभी हमने पढ़ा है अनुनाद प्रभाव, इसके बारे में डेफिनेशन ऊपर लिखी गई है, पढ़िए इसको। दोस्तों फिनॉल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। इसमें क्या होता है? प्लस एम प्रभाव या अनुनाद प्रभाव के कारण से ऑर्थो और पैरा स्थिति पर, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर यदि इस फिनॉल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आता है पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर आता है पार्शियल नेगेटिव, और एक यहाँ पर आता है पार्शियल नेगेटिव। बाकी इस ऑक्सीजन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इन स्थितियों पर, ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, अर्थात जो भी आने वाला होगा इलेक्ट्रॉन नहीं, उसका जो आक्रमण होता है वो सुगमता से, मतलब बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब इस अभिक्रिया के अंदर पहली अभिक्रिया का नाम है नाइट्रीकरण। दोस्तों नाइट्रीकरण का सिंपल सा मतलब होता है नाइट्रो समूह का जुड़ना। इसका मतलब होता है NO2 समूह का जुड़ना, NO2 समूह का जुड़ना, ये ध्यान रखना। नाइट्रीकरण मतलब NO2 समूह का जुड़ना होता है। इसमें क्या होता है समझे ध्यान से। हम लोग फिनॉल लेंगे क्योंकि फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो इस फिनॉल को यह फिनॉल की अभिक्रिया हम लोग करवाते दोस्तों नाइट्रिक अम्ल से। नाइट्रिक अम्ल लेंगे हम तनु, ठीक है, तो तनु HNO3 के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं। लगभग 298 केल्विन तापमान देंगे। ये है आपका फिनॉल, कहने की बात नहीं है, आपको पता है।
दोस्तों अभी मैंने आपको जस्ट बताया NO2 समूह जुड़ना, इसका मतलब ये है कि ये जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो अपने में से कौन सा समूह देता है, NO2 समूह देता है। अब यहाँ पर दिक्कत ये है दोस्तों कि मैंने आपको बताया है कि एक तो इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑर्थो पर और एक पैरा पर बढ़ जाता है, तो आपका जो NO2 समूह होता है उसके दोनों चांस है, या तो वो ऑर्थो पर जुड़ सकता है या फिर वो पैरा पर जुड़ सकता है। तो हम दोनों जोड़ के देखते हैं। देखिए ये हमारे पास में है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। दूसरा क्या हो सकता है, ये NO2 समूह या तो यहाँ जुड़ सकता है पैरा पोजीशन पर, तो दूसरा उत्पाद हमारा होगा पैरा वाला। तो NO2 समूह यदि यहाँ पर जुड़ता है तो ये हमको मिल जाता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेन उत्पाद कौन सा है। ये समूह पास पास में है तो ये प्रतिकर्षण करेंगे, और जितना प्रतिकर्षण करेंगे उतने अस्थायी होंगे। ये समूह होते हो दूर दूर हैं तो प्रतिकर्षण कम होगा, और प्रतिकर्षण कम जितना भी होगा उतना अस्थायी ज़्यादा होंगे। तो मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा, तो ये आपका मेजर उत्पाद बनेगा, मुख्य उत्पाद बनेगा, और ये आपका सह उत्पाद माइनर बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट। अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ लीजिए आराम से। निम्न तापमान 258 केल्विन तापमान पर फिनॉल होता है इसकी तनु HNO3 के साथ क्रिया करने पर, फिनॉल होता है इसका तनु HNO3 के साथ क्रिया करने पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है, जिसे वाष्पीय आसवन द्वारा पृथक किया जाता है। अब ये लास्ट वाली जो बात लिखी है ना, वाष्पीय आसवन द्वारा इसको अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है। ये मैं आपको बहुत मज़ेदार तरीके से समझाता हूँ बाद में अभी। ठीक है, तो ये दोनों बनते हैं, इन दोनों का एक मिश्रण बनता है उत्पाद। ठीक है, फिर इनको अलग करेंगे कौन सी विधि द्वारा, वाष्पीय आसवन विधि के द्वारा। ठीक है, अब ये अलग कैसे होते हैं वो हम लोग समझते हैं। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब ऑर्थो और पैरा होते हैं, उनको पृथक किस प्रकार से किया जाता है उसको समझिए ध्यान से। अभी आपको जस्ट मैंने बताया था ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसमें क्या होता है देखिए, ये है अपना एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर O और HS। यहाँ पर नाइट्रो समूह जुड़ा होता है N, डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। क्या होगा इसको समझिए ध्यान से। जब भी हाइड्रोजन होता है वो किसी विद्युत ऋणी परमाणु होता है उसके पास में रहता है, तो फिर खेल स्टार्ट कर देता है। वो क्या खेल स्टार्ट करता है, समझना ध्यान से। यहाँ पर ऑक्सीजन है जो कि विद्युत ऋणी परमाणु होता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब दोस्तों ये जो ऑक्सीजन होता है वो नाइट्रोजन की तुलना में ज़्यादा विद्युत ऋणी है, तो इस पर होता है पार्श्व नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन की तुलना में कम विद्युत ऋणी तत्व है, तो इस पर होता है पार्श्व पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों बंधित इलेक्ट्रॉन को कौन खींचता है, जिसकी विद्युतता ज़्यादा है। तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो उस पर पार्श्व नेगेटिव चार्ज आएगा, बट इन दोनों में ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस आ जाएगा। मतलब वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को और खींचने देगा तो उस पर कौन सा आ जाएगा, प्लस चार्ज है, पार्श्व धनात्मक चार्ज आ जाएगा। अब दिक्कत ये होगी, तो ये माइनस है पार्श्व, ये प्लस है पार्श्व, तो इन दोनों के मध्य आकर्षण होगा, और आकर्षण से एक बंध का निर्माण होगा, ऐसे डैश डैश वाला। अब आपके दिमाग में आ चुका होगा डैश डैश बंध, जिसको भी दर्शाते हैं वो बंध कौन सा होता है दोस्तों, हाइड्रोजन बंध होता है। कौन सा बंध होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। तो यहाँ पर जो भी आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, इनके अंदर उसके अणु के अंदर, एक ही अणु के अंदर, उसके खुद के अणु के अंदर कौन सा बंध बन गया, हाइड्रोजन बंध बन गया। अब हम समझते हैं पैरा वाले को। देखिए
पैरा वाला होता है इसमें क्या होता है, OH और NO2 समूह दूर दूर होते हैं। जैसे यदि हमने बात की OH समूह आपका यहाँ पर है और NO2 समूह यहाँ पर है। मान लेते हैं इसमें डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड है O, ठीक है, ऐसी कंडीशन है। एक मान लेते हैं ये है आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल और दूसरा अगर कोई पैरा नाइट्रोफिनॉल आ जाता है, ठीक है, इसके पास में, तो फिर क्या गड़बड़ स्टार्ट करता है, समझना ध्यान से। देखिए वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है, इनकी बारे में बात करें तो ऑक्सीजन की विद्युतता ज़्यादा होती है तो वो बंधित इलेक्ट्रॉन को खींचेगा जिससे उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, इनमें विद्युत चार्ज किसकी ज़्यादा होती है, इसकी, तो इस पर तो नेगेटिव होगा, बट इस पर कौन सा आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये एक नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है, ये आपका एक नाइट्रोफिनॉल है। इनके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य दोस्तों वही एक चीज़ बन जाएगी, आकर्षण बंध, जिस बंध को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जिस बंध को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अब दोस्तों समझना फर्क क्या चीज़ होती है। यहाँ पर आपका है ऑर्थो उत्पाद, ठीक है, ऑर्थो है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। ये कौन सा है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है। पैरा के अंदर दो हैं अणु, उनके मध्य हाइड्रोजन बंध बन रहा है, और यहाँ पर ऑर्थो के अंदर केवल उसके खुद के अणु के अंदर हाइड्रोजन बंध बन रहा है। तो फिर इस हाइड्रोजन बंध को हम कहेंगे दोस्तों अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बंध, जिसको अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। दो अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध को हम बोलते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। आ रही है बात समझ में दोस्तों। अब आपको मैंने बताया अभी जस्ट, जैसे हमने नाइट्रिक अम्ल के साथ में फिनॉल की अभिक्रिया करवाई तो हमको ये दोनों उत्पाद मिले थे, इसकी बहुत सारी मात्रा मिलेगी। अब इसमें ये भाई साहब होता है और दूसरे भाई साहब के साथ में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के द्वारा कनेक्ट है। ये खुद अपने आप में कनेक्ट है, तो ये तो फ्री है, ये होता है बंधा होता है। जब हम इसको क्या करेंगे, वाष्पित करेंगे, तो वाष्पित करने पर ये तो बंधा होने के कारण से निकल नहीं पाएगा, वाष्पित नहीं हो पाएगा, बट ये होता है वो अकेला है, इस कारण से दोस्तों ये वाष्पित होकर के अलग हो जाएगा। तो वाष्पित होकर के इसको अलग कर लिया जाएगा, जो बाकी बचा है वो कौन सा रह जाएगा, पैरा वाला। तो इस प्रकार से हम लोग इसको, इन दोनों को भाप आसवन के द्वारा पृथक किया जाता है, ठीक है। यही मज़ेदार कहानी थी इसकी। इसकी डेफिनेशन हो तो इसको पढ़ो। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध होने के कारण से यह भाप में वाष्पशील होता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध होने के कारण से यह भाप में क्या हो जाता है, वाष्पशील हो जाता है। जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध होने के कारण से वाष्पशील नहीं होता। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है, इसमें अंतराणुक हाइड्रोजन बंध होने के कारण से ये वाष्पशील नहीं हो पाता है, इसलिए इन्हें भाप आसवन द्वारा अलग कर लिया जाता है, इसलिए वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। दोस्तों इसके अंदर एक छोटी सी मैं रिएक्शन बता देता हूँ, हालांकि काम की तो वैसे इसके अंदर है। हम लोगों ने अभी क्या किया था, हम लोगों ने अभी केवल फिनॉल होता है, इस फिनॉल की अभिक्रिया करवाई थी नाइट्रिक अम्ल, वो भी कैसा था, तनु। बट दोस्तों यदि हम लोग लेते हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल, कैसा लेते हैं, सांद्र लेते हैं, कंसंट्रेट, तो फिर क्या होता है इसको समझिए। ये आपका फिनॉल है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका नाइट्रो समूह होता है वो जुड़ जाएगा बेंजीन से, ठीक है। और वो कहाँ जुड़ेगा आप लोगों को पता ही है, तो ऑर्थो पर जुड़ेगा, ऑर्थो पर जुड़ेगा और पैरा पर जुड़ेगा। तो ये कौन कौन सी स्थिति पर जुड़ा है देखिए, संख्या के हिसाब से देखते हैं हम लोग, 1 2 3 4
5 6। तो इसका नाम अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 4 6 ट्राई। 3 है, कौन है? नाइट्रो और फिनॉल आ जाएगा, नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, ये क्या लिखा गया है? तो ये लिखा गया है दोस्तों 2 4 6 2 4 6 ट्राई है, तो ट्राई नाइट्रो है और फिनॉल। तो ये बनता है, ध्यान रखिए, छोटी सी रिएक्शन। और दोस्तों इसको बोला जाता है पिक्रिक अम्ल। क्या बोला जाता है? पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। ठीक है, पिक्रिक अम्ल, थोड़ा सा दिखा नहीं वैसे लिखा है, ध्यान रखना, पिक्रिक अम्ल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट रिएक्शन हो जाती है सेकेंड का नाम है सल्फोनीकरण। दोस्तों सल्फोनीकरण के अंदर आप लोग SO3H समूह जोड़ोगे, जिसको सल्फोनिक समूह कहते हैं। ठीक है, इस समूह का जुड़ना, तो SO3H का जुड़ना ये कहलाता है सल्फोनीकरण। क्या होता है समझिए ध्यान से। फिनॉल होता है, इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं सांद्र H2SO4 से। ठीक है, और H2SO4 होता है वो हमको एक समूह प्रदान करता है, जो कि मैंने लिखा वही है, वो समूह है आपका SO3H समूह प्रदान करता है। ये SO3H समूह की दो बातें हैं, या तो ये यहाँ से ऑर्थो पर जाके जुड़ सकता है या फिर वो पैरा पर जाके जुड़ सकता है। तो वही दो बातें हैं हम जो जानते हैं वही, या तो हमारा ऑर्थो उत्पाद मिलेगा या तो फिर हमारा पैरा उत्पाद मिलेगा। यदि ये ऑर्थो पर जुड़ जाता है दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा, या फिर दोस्तों यदि ये पैरा पर जुड़ता है, मैं छोटा बना रहा हूँ जगह कम है इसलिए, आप लोग समान बनाना इसको, या तो यहाँ पर जुड़ जाता है SO3H। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलोगे ऑर्थो फिनॉल सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, तो ये आपका ऑर्थो फिनॉल सल्फोनिक अम्ल, ये हो जाएगा पैरा फिनॉल सल्फोनिक अम्ल। और आप लोगों को पता है मुख्य उत्पाद कौन सा होगा जिसका प्रतिकर्षण कम होगा? पैरा वाला मुख्य उत्पाद होगा। ठीक है, डेफिनेशन को पढ़िए ध्यान से। कमरे के ताप पर फिनॉल होता है, इसकी सांद्र H2SO4 से क्रिया करने पर ऑर्थो तथा पैरा फिनॉल सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण बनता है, जिसमें से मुख्य उत्पाद हो जाएगा पैरा फिनॉल सल्फोनिक अम्ल। नेक्स्ट अभिक्रिया हो जाती है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण के अंदर दो अभिक्रिया हैं। पहले में हम समझेंगे कम ध्रुवीय या फिर अध्रुवीय विलायक होता है इसकी उपस्थिति में। अब अध्रुवीय या फिर कम ध्रुवीय विलायक कौन से हो सकते हैं? तो क्लोरोफॉर्म या फिर कार्बन डाइसल्फाइड। इसमें निम्न ताप पर ब्रोमीनीकरण करेंगे और ब्रोमीनीकरण करके ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनते हैं। समझिए ध्यान से दोस्तों, इसमें हम लोग फिनॉल लेंगे और इस फिनॉल की अभिक्रिया, अरे भाई साहब फिनॉल कैसे बन रहा है? Br2 से। Br2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ Br और Br। बाकी तापमान यहाँ पर दोस्तों लेंगे 273 केल्विन और कोई भी अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति, जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ CaS2। ठीक है, CaS2, ये ध्यान रखना। क्या होता है समझिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर दो Br है। एक Br आपका क्या करेगा, एक H को लेकर के HBr के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये माइनस लिखा है, ध्यान रखना, माइनस HBr हो जाएगा। एक Br बचेगा, या तो यहाँ पर जुड़ेगा या फिर यहाँ पर जुड़ेगा। तो इस हिसाब से इसके भी दो उत्पाद बनेंगे, या तो आपका बन सकता है ऑर्थोब्रोमोफिनॉल या फिर बन सकता है पैराब्रोमोफिनॉल। यहाँ पर जुड़ेगा Br, तो ये बना आपका ऑर्थोब्रोमोफिनॉल प्लस, यदि दोस्तों ये यदि नीचे जुड़ा यहाँ पर Br, तो ये हो जाएगा पैराब्रोमोफिनॉल, जो कि मुख्य उत्पाद। दोस्तों
डेफिनेशन को पढ़िए। कम ध्रुवीय या अध्रुवीय विलायक, कम ध्रुवीय या फिर अध्रुवीय विलायक, जैसे कि हमने ये लिया है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म या फिर कार्बन डाइसल्फाइड में निम्न ताप पर ब्रोमीनीकरण होकर के ऑर्थो तथा पैरा ब्रोमोफिनॉल का मिश्रण बनता है। ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल जो कि मुख्य उत्पाद मेजर प्रोडक्ट होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हाँ दोस्तों, जो आपकी थर्ड रिएक्शन थी हैलोजनीकरण, इसकी सेकंड अभिक्रिया समझते हैं, बी है। इसके अंदर क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग बनाएंगे ब्रोमो वाला चीज़, बट दोस्तों इसमें हम लोग जो आपका फिनॉल होता है, इस फिनॉल की अभिक्रिया करवाते हैं किसी ब्रोमीन जल से। किससे करवाते हैं? ब्रोमीन जल से करवाते हैं। ये ब्रोमीन जल संख्या में हम लोग लेंगे 3Br2। ये है आपका ब्रोमीन जल। दोस्तों अब की बार क्या होता है, अब की बार देखो 3Br2 का मतलब क्या हुआ, 3 × 2 6, 6 Br हैं, तो 6 Br होंगे, इसमें से 3 Br होंगे, वो 3 जगह से हाइड्रोजन को लेकर के 3 HBr के रूप में बाहर निकल जाएंगे। बाकी जो 3 बचे हुए हैं वो दोस्तों कहाँ जुड़ जाएंगे, उनकी स्थितियों पर। मतलब आपको पिक्रिक वाली चीज़ याद होगी, पिक्रिक में 3 जुड़ गए थे ना NO2 समूह, उसी प्रकार से यहाँ पर फिनॉल होता है, इसके तीनों स्थितियों पर कौन जुड़ जाएगा, आपका Br, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसका क्या नाम होगा, तो वही नाम होगा 2 4 6, 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो और फिनॉल, ये होगा। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ो। फिनॉल की ब्रोमीन जल, फिनॉल होता है इसकी ब्रोमीन का जल लेंगे, उसके साथ में अभिक्रिया करते हैं तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। दोस्तों ये एक PPT होता है, श्वेत अवक्षेप होता है। वाइट क्या होता है, अवक्षेप होता है, ध्यान रखना, ये श्वेत PPT होता है, PPT होता है, अवक्षेप होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया हो जाएगी लास्ट एंड फाइनल। इसके अंदर भी 2 अभिक्रिया हैं। इस अभिक्रिया का नाम है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है क्योंकि नेम रिएक्शन है। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंदर पहली अभिक्रिया का नाम है दोस्तों एल्किलीकरण। दोस्तों एल्किलीकरण का मतलब होता है, इसमें हम लोग एक एल्किल समूह जोड़ेंगे। जो फिनॉल होता है इसके ऊपर कोई हम लोग एल्किल समूह जोड़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है देखते जाइए आप लोग। दोस्तों इसमें हम लोग फिनॉल होता है, इस फिनॉल की अभिक्रिया करवाते हैं किसी एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है दोस्तों RX। एल्किल हैलाइड मतलब RX, R मतलब कार्बन श्रृंखला, X मतलब हैलोजन। तो R की जगह पर हम कोई कार्बन श्रृंखला छोटी सी ले लेते हैं, हेलो एल्केन, जो आपने पढ़ा, मैंने पढ़ा है इसको, ठीक है, CH3Cl। ये है आपका एल्किल हैलाइड या फिर हम कह सकते हैं मेथिल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं दोस्तों, एक तो आपका निर्जल LCl3 की उपस्थिति होनी चाहिए, और दूसरी बात नाइट्रोबेंजीन विलायक के रूप में होना चाहिए। जैसे हमने वहाँ पर लिया था ना, वैसे ही जैसे हमने लिया था कार्बन डाइसल्फाइड, है ना, अध्रुवीय और कम ध्रुवीय लिया था ना विलायक, उसी प्रकार से यहाँ पर विलायक के रूप में लेंगे नाइट्रोबेंजीन। और निर्जल HCl3 की उपस्थिति हम लोग फिनॉल की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाते हैं। यहाँ से दोस्तों 2 कंडीशन है, आप लोगों को बताएं, बार बार वही चीज़ आती है। ये आपका Cl या तो इस हाइड्रोजन को लेकर के अलग हो सकता है या फिर इस हाइड्रोजन को लेकर के अलग हो सकता है। तो बाकी जो बचा हुआ है कौन, CH3, वो यहाँ पर दोनों पर जुड़ सकता है। तो इस हिसाब से ऑर्थो और पैरा उत्पाद बन जाएंगे। दोस्तों यदि वो यहाँ पर जुड़ता है
तो ये कहलाता है ऑर्थोक्रिसोल। यदि ये यहाँ पर जुड़ता है नीचे तो ये कहलाता है पैराक्रिसोल। बेंजीन के ऊपर यदि OH और CH3 समूह जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं क्रिसोल। ये है आपका ऑर्थोक्रिसोल। और आप लोगों को पता है मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, ये वाला, ये मुख्य उत्पाद होगा। ठीक है, डेफिनेशन को पढ़िए। नाइट्रोबेंजीन होता है इसकी विलायक में, हाँ नाइट्रोबेंजीन विलायक होता है, ये नाइट्रोबेंजीन का विलायक होता है। इसके अंदर निर्जल HCl3 की उपस्थिति में फिनॉल होता है, उसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ में अभिक्रिया करते हैं। मतलब एल्किल हैलाइड के साथ में अभिक्रिया करवाने पर ऑर्थो और पैरा क्रिसोल प्राप्त होता है। ऑर्थो और पैरा क्रिसोल प्राप्त होता है, जिसमें पैरा मुख्य क्रिसोल हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक का इसके अंदर एक लास्ट बी है, इस अभिक्रिया को कंप्लीट करते हैं हम लोग। हाँ दोस्तों, लास्ट अभिक्रिया है, इसको समझिए बी। इसका नाम है एसिटिलीकरण। दोस्तों इसमें क्या होता है, एसिटिल समूह जोड़ेंगे। ठीक है, एसिटिल समूह जोड़ेंगे, समूह का जुड़ना। दोस्तों फिनॉल होता है, इस फिनॉल की अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं कोई भी एसिटिल समूह से, एसिटिल क्लोराइड से करवाते हैं हम लोग। ठीक है, एक तो H यहाँ से निकला होता है, एक यहाँ से निकला होता है। हम लोग इसकी अभिक्रिया करवाते हैं एसिटिल क्लोराइड से। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3COCl। ये होता है आपका एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, इसकी अभिक्रिया दोस्तों निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। यहाँ पर दो बातें हैं, वही या तो आपका Cl होता है या इस H को लेकर के चला जाए, या फिर ये Cl इस H को लेकर चला जाए। इस हिसाब से इसके दो उत्पाद मिलेंगे हमको। देखो समूह कौन बचा, COCH3, तो समूह बचा आपका COCH3। CH3CO या COCH3 ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। इसका क्या नाम है, तो देखो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। ऑर्थो हाइड्रोक्सी, हालांकि इसको मेन मानेंगे तो ये ऑर्थो हो जाएगा, ये हो जाएगा इससे जुड़ा हुआ ऑर्थो, ये वाला। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, ये क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। दोस्तों मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, ये वाला आपका मुख्य उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को पढ़िए। फिनॉल होता है इसका एसिटिलीकरण एसिटिल क्लोराइड। फिनॉल होता है इसका एसिटिलीकरण एसिटिल क्लोराइड द्वारा किया जाता है, जिससे ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल प्राप्त होता है। फिनॉल नहीं, एसिटोफिनॉल कहते हैं इसको। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, जिसमें से मुख्य हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो चुका है, बट मैंने कोशिश की कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जितनी भी अभिक्रिया थी वो कंप्लीट करा दी। इसके अलावा अन्य जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।